उमरपाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पर एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देवभूमि की सड़कों पर सजा है लघु भारत और इसके साथ ही सीएम ने किया है एबीवीपी की शोभा यात्रा का स्वागत। एबीवीपी की शोभा यात्रा का ही जोरदार स्वागत किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी ऐसा कहा गया है। एबीवीपी की शोभा यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन और देवभूमि की सड़कों पर लघु भारत सजा हुआ नजर आया है। तो सीएम ने किया है एबीवीपी की शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत और इसके साथ ही शोभा यात्रा का यह जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम धामी ने किया और कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी ऐसा कहा गया है। एबीवीपी की शोभा यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने महोत्सव के दौरान ही गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर का भी भ्रमण किया है। वहां पर मौजूद धार्मिक स्थलों का ही अवलोकन किया और इस अवसर पर उन्होंने मौजूद लोगों को गीता के संदेश और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए हैं। ये 700 श्लोकों का एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज है जिसमें मनुष्य के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का अद्वितीय संकलन है। और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भ्रमित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर उस सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। जब रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूं। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय, ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग, और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों की, उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी। उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठियां हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर
हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यानी उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। हमारी सरकार इसे चरितार्थ करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अंत में एक बात और आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से कभी सौभाग्य से ही मिलता है, जहां पर सभी क्षेत्रों के पूज्य संतगण आए हैं, विद्वान आए हैं। तो 2027 में कुंभ मेले का आयोजन भी हरिद्वार में होना है और मेरा आप सभी से अभी से प्रार्थना है कि उस मेले में आप सबके दर्शन होंगे, आप सब उसमें सहभाग करेंगे। और पूज्य अभी अवधेशानंद जी ने मुझे कहा है कि हम हमारे जो जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी को उत्तराखंड की सरकार इस कुंभ मेले में आमंत्रित करेगी, उनसे निमंत्रण देगी, उनसे अनुरोध करेगी कि सभी मेले में जरूर पधारें, हम सबको पुण्य का भागी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस पावन संकल्प को पूरा करने में आप सभी संतगणों का आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमेशा राज्यवासियों को मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी संतजनों को पूरा दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में ही 100वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही प्रशिक्षु प्रशासकों को ही संबोधित किया। और अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, निष्ठा के साथ सेवा करें और निष्ठा के साथ नेतृत्व करें और इसके साथ ही उत्कृष्टता के साथ ही कार्य करें। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में ही विनम्रता को ही सबसे महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहा कि सदैव अहंकार रहित रहिए और इसके साथ ही आपके मन में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है जो अहंकार विकसित करता है। आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए, अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। निगम के इस फैसले ने एक बार फिर से स्मार्ट मीटर विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया है। आपको बता दें कि इच्छा से ही कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस स्मार्ट मीटर का विरोध मैंने सड़क से लेकर विधानसभा तक किया, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। बीजेपी और उसके अधिकारी इसे उपलब्धि बता रहे थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही रुकावट लगा दी गई। इसका जवाब जनता जरूर देगी। पहले भी कहा था स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला है, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, विरोध किया था। सड़क से लेकर पहले मीटर तोड़े, फिर सड़क पर लड़ाई लड़ी, फिर वहां तक गए, विधानसभा तक।
और आज सरकार पुनर्विचार करने को एमडी तैयार है। कह रहे हैं कि इसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम उसकी जांच करेंगे। अरे बिल तो आएंगे ही ज्यादा, ये मीटर ही इसी टाइप का बना हुआ है लूटने के लिए। ये जनता की लड़ाई की पर मोहर लगी है, ये जनता की लड़ाई है जो जीती गई है, और आगे भी फिर दोबारा लड़ाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मीटर नहीं लगने देंगे, विरोध इसका जारी रहेगा। सर 2000 ऐसा नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन में मीटर लगे थे तब भी कुछ लोगों ने उसका विरोध करने का प्रयास किया था। मैं तो वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वो लगवाया था अपने क्षेत्र में, और उसके बाद से आज तक वो चल रहे हैं, कोई दिक्कत हमको ऐसी आई नहीं है। ऐसे ही स्मार्ट मीटर का भी एक इशू आया था, विधानसभा में भी पूरी चर्चा इस पर हुई और बताया गया था भाई स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेंगे और पोस्ट पेड होंगे। पहले डाउट था कि प्रीपेड होंगे तो अगर मान लो पेमेंट नहीं है तो उस देर बिजली नहीं चलेगी, ऐसा करके एक संशय था। तो विधानसभा में स्पष्ट कर दिया गया था, और अगर कोई टेक्निकल कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो वो दूर किया जाएगा, तो टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाना गलत है ये कहना उचित नहीं। आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है, अब नई टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। अभी आप देखो ना, ये पेटीएम वगैरह के माध्यम से हम दुनिया में सबसे अधिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के रूप में, तो देश वहां तक पहुंच गया है। तो हमको जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनका लाभ उठाना चाहिए, उसके प्रति नेगेटिव भाव रखना ठीक नहीं है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सुमन ने उम्मीदवार खालिद को ही परीक्षा के सवाल सॉल्व करने के लिए मदद की थी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि सवालों के जवाब में ही भेजे गए थे और ये सभी सवाल 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा से जुड़े हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि सुमन पर आरोप है कि उन्होंने एसआईटी जांच के दौरान ही दोषी पाए जाने के बाद भी पेपर लीक में संलिप्तता पाई थी। तो 21 सितंबर की यूकेएसएससी मामला, आपको बता दें परीक्षा के दौरान ही पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल है, और आपको बताते चले कि बेरोजगार संघ ने ही पेपर लीक आरोप जो है वो लगाया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया और जांच में सवालों का स्क्रीनशॉट सामने आया। हरिद्वार के बहादुरपुर जट परीक्षा केंद्र से वायरल और परीक्षार्थी खालिद ने ही पहले से छिपा स्क्रीनशॉट निकाला। स्क्रीनशॉट उसने अपनी बहन साबिया को भेजा। साबिया ने स्क्रीनशॉट प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजा और 22 सितंबर को सुमन चौहान को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि फिर खालिद और साबिया को ही गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सुमन को छोड़ दिया गया, तो फिर खालिद और साबिया को गिरफ्तार किया गया और शुरुआती जांच में सुमन को छोड़ दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बता रहे हैं। युवाओं ने 8 दिन प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है, और इसके साथ ही आपको बता दें सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की है। तो 26 अक्टूबर को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद ही देहरादून पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पूरे जनपद में ही देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती चेक पोस्टों, हाईवे और आंतरिक मार्गों पर ही पुलिस की कई टीमें तैनात की गई। अभियान के दौरान ही पुलिस ने 1400 से ज्यादा वाहनों और 2700 से ज्यादा व्यक्तियों की गहन चेकिंग की है। इसके अलावा ही आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों और बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, विगत कुछ दिन पहले दिल्ली में एक घटना भी हुई, उसको देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट का भी होता है, और ये खासकर राजधानी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से भी इसका निर्देश प्राप्त हुए थे। आकस्मिक रूप से फोर्स के साथ जो है स्थान बदल के चेकिंग की जाए और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में खासकर जो हमारे अंतर राज्य जो चेक पोस्ट हैं उन पर भी निरंतर पीएससी का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया, और वहाँ भी आकस्मिक रूप से ऐसे वाहन खासकर जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नहीं है और बाहर के वाहन हैं, सस्पिशियस हैं या उनको पैसे मिल रहे हैं, इसको वेरीफाई किया जाए। उसको देखते हुए सघन चेकिंग अभियान शहर और देहात क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया में आकस्मिक रूप से स्थान बदल कर 1.5-2 घंटे का क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया।
देहरादून में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को ही लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। वकीलों ने हरिद्वार रोड से ही प्रिंस चौक, गांधी रोड और दर्शन लाल चौक होते हुए मार्च निकाला। आपको बता दें कि घंटा घर पर पहुंचकर ही रोड जाम कर दिया गया। अधिवक्ताओं की मुख्य मांग नया चैम्बर निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने की है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन उनकी मांग पूरा नहीं करती है, शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल का एक दिवसीय कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया गया है। इसमें आपको बता दें कि मॉनफोर्ट और इसके साथ ही मां सरस्वती स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। विजेता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद पूरे कैंपस में खुशी और तालियों की गूंज रही। कार्यक्रम के दौरान ही राज्य मंत्री शोभराम प्रजापति और हरिद्वार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सत्येंद्र गुप्ता ने उपस्थित होकर छात्राओं का हौसला बढ़ाया। मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 2014 से खिलाड़ियों पर, युवाओं पर जो ध्यान दिया है, आज उसी का नतीजा है जो आप देख रहे होंगे। और अभी सांसद महोत्सव जगह जगह चल रहे हैं, तो सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों नायक, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जिसके डायरेक्टर भाई सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने समय समय पर जगह हर 2-3 महीने बाद बच्चों को ऐसा प्लेटफार्म रुड़की को मिला जो पूरे उत्तराखंड का यहाँ प्लेटफार्म बना। आपकी में जो आपके मन में है बच्चों को आगे बढ़ाने का, मैं उसके सत्येंद्र गुप्ता जी को, इसके पूरे परिवार को, पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते